हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का सोशल साइंस का थीम ए का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी डिफरेंसेस है, इस चैप्टर में हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट होती है एक प्यारा सा कोट से। कोट लिखा है श्री अरबिंदो ने। चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखे है उन्होंने। To us, by its very geography, the country India appears to be quite distinct from other countries. To us, मतलब हमारे लिए हमारे देश का जो ज्योग्राफी है, ऐसा लगता है कि ना, ये हमारे जो देश का ज्योग्राफी है वो बाकी देशों से बिल्कुल क्या है, अनोखा है। एंड दैट itself gives it a certain national character। और यही अनोखापन हमारे देश को बाकी देशों से क्या बनाता है, खास बनाता है, एक नेशनल कैरेक्टर देता है। ठीक है। फिगर 1.1 में दिया है जॉग फॉल्स इन कर्नाटका, नोटिस द प्लेटू एंड द वाटरफॉल। यहाँ पे एक फॉल का नाम दिया है जॉग वाटरफॉल, जो कि कर्नाटका में है। तो वहां पे देख सकते हो कि एक कि क्या है, प्लेटू। प्लेटू मीन्स एक टेबल लैंड है। ठीक है। तो ये प्लेटू क्या करता है, प्लेटू से वाटरफॉल नीचे गिरता है। ठीक है। और यहाँ पे द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ से इतनी जोर से नीचे गिरता है ना पानी, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पानी से हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही क्या है, पानी। दो स्पेशल टरबाइन, यहाँ पे एक बड़े बड़े टरबाइन लगते हैं, और जो टरबाइन ये पानी गिरने से वो घूमता है, बहुत ज्यादा घूमने के बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब वाटरफॉल गिरेगा ना, यहाँ पे भी जो टरबाइन है ये बहुत तेजी से घूमेगा, और यहाँ पे एनर्जी स्टोर होकर रहेगा, और वही एनर्जी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। इस चैप्टर में हम दो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। जैसे कि व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस है हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to give into space, टू गो इनटू स्पेस, 1984 में हमारे देश का सबसे पहले जो लोग स्पेस में गया था उनका नाम था राकेश शर्मा। ठीक है। जो स्पेस में थे ना, वो इंदिरा गांधी से स्पेस से ही बात कर रहे थे। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ उस टाइम में हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उससे उनसे बात कर रहे थे। जब इंदिरा गांधी ने उन्हें पूछा कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस, इंडिया कैसे दिखता है स्पेस से, ही रिप्लाइड, सारे जहां से अच्छा। हमारे देश कैसे दिखता है, पूरी दुनिया से अच्छा दिखता है, बेटर देन द होल वर्ल्ड। दिस इज द लिटिल of a well-known poem of the early 20th century। पहले जो 20th century मीन्स 1900 से 1990 बीच में, जो पहले मतलब 1900 में शुरुआत से ही कोई लिखा होगा, जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा, और वही वर्ड को यहाँ पे राकेश शर्मा ने क्या किए, यूज किए थे। ठीक है। यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। एंड ऑफ दिस बुक में इंडिया का मैप देखेंगे। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, recall your lesson on different types of landform, mountains, plains, plateau, which landforms can you identify on the map। देखो, यहाँ पे हमने इंडिया का ये ज्योग्राफिकल मैप है, फिजिकल मैप है। यहाँ पे तुमको पता है यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, यहाँ पे प्लेटू एरिया है, यहाँ पे डिजर्ट एरिया है, यहाँ पे तो ओशन है, सी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा वगैरह भी है। ठीक है। तो हमारे देश का यही तो है ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस, और इसी चैप्टर में हम इसी डिफरेंसेस को ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स ऑफ द मैप मीन, द लेजेंड ऑन द मैप शो द हाइट ऑफ ईच एरिया। ठीक है। और यहाँ पे लेजेंड का मतलब, यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल बाउंड्री और रिवर को, लेकिन यहाँ पे और एक लेजेंड का मतलब है किस एरिया का कितना ज्यादा हाइट है। अब देखो, इंडिया का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइटिश कलर है, मतलब ये डिजर्ट एरिया है। यहाँ पे ग्रीनिश कलर है, मतलब ये प्लाटू और जंगली एरिया है। और यहाँ पे जो येलो कलर है, मतलब ये प्लेन एरिया है। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर का है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का है, इसका मतलब है माउंटेन एरिया है। और ये वाला जो ब्लू कलर का है, इसका मतलब ये समुद्री इलाका है, वाटर वाटर एरिया है। ठीक है।
As you go through this chapter, remember to refer periodically to the physical map. जिस जिस टाइम भी हम इस चैप्टर में जाएंगे बार बार हमको फिजिकल मैप देखना पड़ेगा. ठीक है. इंडिया इज द सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ए पार्ट ऑफ द एशिया. हम सबको पता है कि इंडिया कौन सी कंटिनेंट का पार्ट है, एशिया का. लेकिन इंडिया क्या है, सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सेवन सबसे बड़ा कंट्री है इंडिया. along with its neighbors Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, and Myanmar, it forms the region known as the Indian subcontinent. Subcontinent means since it is a part of the continent of Asia. ठीक है. इंडिया के साथ साथ कौन है, इंडिया के साथ साथ जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, इंडिया के साथ साथ जैसे यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, इंडिया के साथ साथ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया. ठीक है. यहाँ पे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया. ये सारा क्या है, इंडिया का मतलब इंडियन सब कंटिनेंट है. और याद रखिए इंडियन सब कंटिनेंट में चाइना नहीं आता. ठीक है. और नॉर्मली सब कंटिनेंट किसको बोलते हैं, जो एक कंटिनेंट से तो छोटा है लेकिन नॉर्मल कंट्री से थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है. Often for purpose of discussion, we refer to five regions: the Great Mountain Zone, the plain of the Ganga and the Indus, the desert region, the Southern Peninsula and the island. जब हम इंडिया की ज्योग्राफी का बात करते हैं, हम क्या किस किस की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम हिमालय माउंटेन रीजन हो गया, यहाँ पे ग्रेट डेजर्ट हो गया, यहाँ पे ये वाला प्लेटू पेनिनसुला प्लेटू हो गया, यहाँ पे गंगा और इंडस का जो प्लेन्स वाला रीजन हो गया इसे, और दो आइलैंड की बात करते हैं इंडिया का, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप. ठीक है. Uh, in this chapter, we will fly over these zones, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places. इस चैप्टर में हम अभी क्या करने वाले हैं, अभी इस चैप्टर के ऊपर हम एक उड़ान भरने वाले हैं. पूरी इंडिया का ज्योग्राफी को हमको अच्छे से समझना है, जैसे कि पूरा एक बाढ़ जैसे ऊपर से दिखता है, पूरा अच्छे से दिखता है सब कुछ, तो वैसे ही हम पूरा इंडिया का ज्योग्राफी को इस चैप्टर में समझने वाले हैं. ठीक है. इट वुड बी डिफिकल्ट टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज सिंस as you will soon see India is a large and diverse. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि हमको पता है इंडिया छोटा मोटा तो कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा है और इसका डाइवर्सिटी भी क्या है, बहुत बड़ा है. ठीक है. तो स्टार्ट ही करते हैं. द हिमालय माउंटेन रेंज स्टैंड एज ए नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ while the third desert and the Arabian Sea marks its western limit. और हम सबको पता है कि इंडिया का जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ में यहाँ से हिमालय माउंटेन से, ठीक है, और माउंटेन रीजेस क्या होता है, हिमालय कोई एक माउंटेन नहीं है, एक बहुत सारे माउंटेन को मिलाकर वो क्या बनाते हैं, एक रेंज बनाते हैं, इसे ही बोलते हैं रेंजेस. मतलब एक चेन ऑफ माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं. और यहाँ पे बहुत सारे हिमालय का क्या है, एक हिमालय का रेंजेस है जो कि नॉर्थ में एक बैरियर, नेचुरल बैरियर क्रिएट करता है. और ईस्ट में और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है और ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी है जो हमारे लिए वेस्ट में एक नेचुरल बैरियर बनाता है, ताकि इजीली कोई भी यहाँ पे इजीली नहीं घुस सकता है. ठीक है, समझ में आया. To south, the Indian Ocean and to the east, the Bay of Bengal form a natural boundary. और इंडिया के जो साउथ में है इंडियन ओशियन है, और इंडिया के जो ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, ये भी क्या करता है, एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, क्योंकि ओशियन में सडनली कोई आकर नहीं घुस सकता है, बे ऑफ बंगाल में भी सडनली कोई आकर नहीं घुस सकता है इंडिया को, तो इसलिए ये क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री हमारे देश के लिए बनाता है. ठीक है. These geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. ये जो सारा इंडिया का बाउंड्री है दूसरे कंटिनेंट से, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश का क्या, क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए, हमारे देश का जो कल्चर है उसे डिसाइड करने के लिए, और हमारे देश का हिस्ट्री को डिसाइड करने के लिए. ठीक है. Let's explore. Do you recall your lesson on latitude and longitude? Look at the map. Can you read approximately the latitude and longitude where India lies? ठीक है. तो क्लास 6 में तुम पढ़े होंगे कि जो अगर हमारा जो अर्थ है जो कि थोड़ा सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ा सा टिपटा हुआ है, ठीक है, 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ में, जो 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री
नॉर्थ में जो बिल्कुल ही इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है हमारे वर्ल्ड को, उसे बोलते हैं हम क्या, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के सारा ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ में डिनोट करते हैं और इक्वेटर के नीचे वाला हिस्से को हम साउथ में डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो लॉन्ग लॉन्ग है, फिर से बोल दे रहा हूँ, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। और ये जो लेटे लेटे है, ये सारा क्या है, लैटिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रीन विच होता है जहाँ पे वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हमारा इक्वेटर होता है जो भी 0 डिग्री में स्टार्ट होता है। इंडिया लाई करता है इधर। इंडिया लगभग यहाँ से लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक स्टार्ट होता है। और यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है, 97, मतलब यहाँ ये वाला हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 2 5 मिनट्स ईस्ट में खत्म होता है। ठीक है, ये है हमारे इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन। India is situated in the north of the equator between 8 degree 4 minute north, the mainland, and to 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude. ठीक है, आइडेंटिफाई द above features on the Indian physical map। फिजिकल मैप में हमने सारा जो फीचर्स थे, जैसे कि हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, हिमालय माउंटेन हो गया, प्लेटू एरिया हो गया, मैंने दिखा दिया है। ठीक है, लेट अस नाउ journey together from the Himalayas to the island in the Indian Ocean and onwards to the east of the India। अभी इंडिया का थोड़ा सा आइलैंड के बारे में देखेंगे, और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। द डाइवर्स color on the map already give us a sense of the geographical diversity. Familiarize, uh, familiarize yourself with the legend on the map. The different colors indicate the altitudes. ओके, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा देश का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये हमारा क्या है, हमारा स्टेट है। और यहाँ पे हमारा दोनों देश का दोनों आइलैंड का ग्रुप का जो यूटीज है वो यहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देश का जो ईस्टर्न जो स्टेट्स वगैरह हो गए, जैसे कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, तो यहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द हिमालय। ठीक है, हिमालय मैंने पहले भी बोल दिया हूँ, हिमालय कोई एक माउंटेन नहीं है, एक माउंटेन का क्या है, रेंजेस है, बहुत सारे माउंटेन्स है। यहाँ पे छोटे माउंटेन्स भी है, यहाँ पे बड़े माउंटेन्स भी है। ठीक है, तो लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंजेस on the map. It is like a massive wall from the legend. Can you guess the altitude of different points of the Himalaya mountains? Himalayas। यहाँ पे अगर हम हिमालय का माउंटेन देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाकर खत्म होता है, और ये बहुत बड़ा है। और इसका अगर हाइट देखेंगे ना, लगभग 8000 के आसपास चलता है कभी कभी। मतलब हिमालय का एक एक माउंटेन का हाइट लगभग 8 किलोमीटर के बराबर है। अगर कोई नीचे से खड़ा होगा, ऊपर देखेगा, तो ऊपर उसको कितना दिखेगा, 8 किलोमीटर के ऊंचाई पे उसका जो एल्टीट्यूड है, मतलब उसका जो हाइट है, वो है। ठीक है, these are the satellite images of the Himalaya ranges. Note that the length of these is about 2500 किलोमीटर। हिमालय का जो रेंज है, मतलब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, यहाँ से यहाँ तक, इसका जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, 2500 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बड़ा रेंज होता है। ठीक है, और ये वाला फोटो ये सैटेलाइट से ऊपर से खींचा गया है। उसके बाद लेट्स रिमेम्बर द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई। और जो हिमालय का माउंटेन है, ऐसे लगता है वो स्काई, आसमान को छू रहा है। इनफैक्ट वास्तव में मेनी ऑफ इट्स पीक आर ओवर 8000 मीटर। आज ऐसे कभी कभी इसका जो एक एक माउंटेन का जो हाइट होता है वो कितना होता है, 8000 मीटर, लगभग 8 किलोमीटर, एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8000। और जो जो माउंटेन का हाइट 8000 मीटर से या फिर 8000 मीटर से ऊपर होता है, उनको क्या बोलते हैं, 8000 थाउजेंडर भी बोलते हैं। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया। एशिया का छह कंट्री को गुजरते हुए जाता है, टच करता है, जैसे कि इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, पाकिस्तान में, एंड द अफगानिस्तान में। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? ऑब्वियसली दैट इज द माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है लगभग 8848 मीटर। ठीक है, कोई कोई बुक में 49 मीटर भी लिखते हैं, लेकिन 8848 मीटर है। ठीक है, इन द समर, गर्मी के टाइम में, द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फीड्स मेजर रिवर सच एज द गंगा, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। गर्मी के टाइम में क्या होता है, इस माउंटेन का जो स्नो होता है वो क्या करता है, मेल्ट होता है, और क्या किस
नदी को, जैसे कि गंगा नदी हो गया, इंडस रिवर हो गया और ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, उसको पानी देता है। ठीक है। दीज रिवर आर देयर ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये रिवर और उसका जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरी मिलकर हमको क्या देते हैं, पानी देते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ए रिवर और स्ट्रीम दैट फ्लोज इनटू ए लार्जर रिवर और लेक। एक छोटा सा रिवर या फिर स्ट्रीम एक बड़ा सा रिवर और लेक में आकर जाकर गिरेगा, उसे बोलेंगे उस रिवर का क्या है, ट्रिब्यूटरी। वो बड़े रिवर को ट्रिब्यूट कर रहा है अपना पानी। ठीक है। These rivers and their tributary provide water for drinking, farming and industrial uses. ये रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के साथ हमको क्या देते हैं, पानी पीने के लिए पानी देते हैं, फार्मिंग देते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री में जो पानी यूज होता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा मदद होता है। कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड ऑफ द मिलियन ऑफ पीपल। हाँ, हम सबको पता है कि नदी के आसपास के रीजन में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है। और ये जो लोगों का जो लाइफ है, मतलब दिनचर्या है, वो काफी हद तक क्या, इसी नदी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। Hence the Himalaya are sometimes called the water town of the Asia. एशिया का वाटर टाउन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, एशिया का बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होता है, जैसे एक टावर होता है ना, वैसा ऊंचाई पे होता है। और वहीं से हमको क्या मिलता है, पानी मिलता है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, इसे एक वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोला गया है। द हिमालय आर फाउंड आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। हिमालय के आसपास जो लोग रहते हैं ना, या फिर हिमालय से दूर भी जो लोग रहते हैं, उनके कल्चर में और उनके बिलीफ सिस्टम में हिमालय का एक खास जगह है। The mountains themselves are considered sacred, and temples and monasteries have been built with them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who came to pray and meditate. ठीक है। तो माउंटेन्स को क्या किया जाए, क्या माना गया है, सेक्रेड माना गया है, पवित्र माना गया है। और यहाँ पे माउंटेन में बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत ज्यादा मोनास्ट्रीज मतलब मठ वगैरह have been built with them। ये यहाँ पे बनाया गया है, जो कि बहुत सारे मॉन्क्स को, बुद्धिस्ट लोग को या फिर स्पिरिचुअल सीकर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे आकर प्रे करते हैं और मेडिटेट करते हैं। मोनास्ट्रीज क्या होता है, एक बिल्डिंग मोस्टली बुद्धिस्ट वेयर मॉन्क्स लिव, मेडिटेट एंड फॉलो रिलीजन प्रैक्टिसेस। ठीक है। यहाँ पे द भागीरथी रिवर, एक मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ओरिजिनेट फ्रॉम द गोमुख, जिसको काउस माउथ इन उत्तराखंड। इट इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालय। हम सबको पता है कि इंडियन हिमालय, हिमालय कोई एक माउंटेन नहीं है, वो माउंटेन का रेंजेस है। ठीक है। ऐसे माउंटेन का रेंजेस है, और ये माउंटेन नया, ये माउंटेन एक ग्लेशियर फॉर्म करता है। मतलब ये माउंटेन के चारों तरफ क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्फ जमा होता है। तो उसमें से एक बड़ा सा माउंटेन है जिसका नाम है क्या, गोमुख माउंटेन, जहाँ जो एक ग्लेशियर भी है, वहां से भागीरथी आता है, जो कि यहाँ पे गंगा रिवर को पानी सप्लाई करता है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गंगा जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे गंगोत्री माउंटेन आकर, गंगोत्री ग्लेशियर से आकर यहाँ पे पानी सप्लाई करता है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी का काम तो करता ही है, और यहाँ पे इसको पानी भी फीड करता है। किसको, गंगा रिवर को। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मेनी मेनी पिलग्रिम्स। ये बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, गंगा माता हमारा, एंड अट्रैक्ट मेनी पिलग्रिम्स, बहुत ज्यादा श्रद्धालु लोगों को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। गौमुख इज ऑल्सो पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन। ट्रेकिंग करने के लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं। गौमुख एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, रिमेम्बर इट्स जर्नी बिगान देयर। जब तक तुम अगर अगली बार कभी गंगा गए ना, तो याद रखना, ये गंगा जो होता है ना, वो गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी के रिवर के नाम से स्टार्ट होता है, और गंगा नदी को फीड करता है। ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होता है गंगा नदी। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से। हाउ द हिमालयस वर फॉर्म्ड। हमारे जो हिमालय माउंटेन रेंजेस है वो कैसे फॉर्म हुआ है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में हम जानते हैं। चलो। एक लॉन्ग लॉन्ग टाइम से, बहुत साल पुरानी की बात है, मतलब करोड़ साल की पुरानी की बात है। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ ए मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना, where it is neighbor was अफ्रीका। ठीक है। तो इंडिया एक टाइम था, जैसे कि देखो ये उस टाइम की बात हो रहा है, बहुत हजार साल पहले की बात है। इंडिया क्या है, दुनिया का जितने भी सारा लैंडमास है वो एक एक ही था, मतलब दो पार्ट में डिवाइड था। एक पार्ट था लॉरेशिया, दूसरे था गोंडवाना, और गोंडवाना का ही पार्ट था इंडिया, जिसका एक नेबरिंग कंट्री था। क्या था नेबरिंग लैंडमास था, अफ्रीका।
ठीक है, जो कि बाद में ऐसे शेप ले लिया। ठीक है, ये बाद में ऐसे मतलब ये नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीकन प्लेट अलग हो गया, और इंडिया यहाँ से टूटकर यहाँ पे एशिया में जाकर यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराया। ठीक है, हमको पता है कि हमारे जो अर्थ है ना, ये बहुत सारे प्लेट्स में टूटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गया, साउथ अमेरिका प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, अंटार्कटिका प्लेट हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा छोटे छोटे प्लेट्स है। और उस टाइम में क्या था, इंडिया उस टाइम में क्या था, अफ्रीका का ही एक नेबरिंग लैंड मास था, जो कि धीरे धीरे से यहाँ से अलग होकर वो लॉरेशिया मतलब यूरेशिया का प्लेट में टकरा गया। ठीक है, और वहीं से वो क्या बन गया, एक माउंटेन रेंजेस बन गया उसका बीच वाला हिस्सा। ठीक है, where it is neighbor was Africa. At some point, it broke away and slowly started moving north. About 50 million years ago, it reached the landmass of Eurasia and continued with the and collided with it. ठीक है, जब बाद में क्या हुआ, ये धीरे धीरे से यहाँ से टूटकर यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जाने लगा, और यहाँ पे जो यूरोसिया प्लेट है यहाँ से टकरा गया। और जो टकराने का बीच वाला जगह है ना, वहां से दोनों, ये यहाँ से टकरा रहा है, ये यहाँ से टकरा है, दोनों कोलाइड किए, और वहां से बन गया हमारा हिमालय माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे यूरोसियन प्लेट इधर से आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यहाँ से आ रहा है, दोनों टकरा रहा है, और दोनों टकरा कर क्या बन गया, एक फोल्ड माउंटेन बन गया। ठीक है, दोनों फोल्ड हो गए। और कब की बात हो रही है, 50 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है। आज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, जैसे ही इंडिया यूरेशिया से टकराया, द लैंड बिटवीन देम क्रम्बल एंड रोज अप, उसके बीच का जो लैंड टूट गया और ऊपर चढ़ गया। ठीक है, एंड रोज अप जस्ट लाइक हाउ ए कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट। जैसे ही हम एक कारपेट को दोनों तरीके से अगर पुश करेंगे, ये ऊपर से ऐसे उठ जाता है, तो वैसा ही कुछ हुआ इंडिया और यूरेशिया प्लेट को। ठीक है, जस्ट लाइक हाउ ए कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, दैट इज हाउ द माइटी हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म। जैसे कि ये इंडिया गया, इधर आ गया, इधर आएगा, एक टाइम आएगा जो यूरेशियन प्लेट से टकराया, और इंडिया यहाँ से टकरा रहा है, यूरेशियन प्लेट यहाँ से धक्का दे रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ से कोल्ड माउंटेन एक क्रिएट हो गया। समझ रहे हो? ठीक है। Amazingly, India is still pushing into Asia today, very slowly, about 5 centimeters each year, which is much slower than the rate at which your hair grows. और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात ये है, इंडिया आज भी इसे पुश कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो हिमालय माउंटेन है ना, ये और ज्यादा बढ़ रहा है, इंडिया यहाँ पे ऐसे पुश कर रहा है, ये भी ऐसे पुश कर रहा है, तो दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है इतना बहुत ज्यादा स्लोली है, अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। हर साल कितना बढ़ता है हिमालय माउंटेन, 5 सेंटीमीटर बढ़ता है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, कम है, जितनी तेजी से हमारा बाल भी नहीं बढ़ता। ठीक है, दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर जस्ट ए टाइनी बिट ईच ईयर। इसका मतलब तो ये हुआ कि हिमालय मतलब हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हालांकि बहुत टाइनी, बहुत छोटा हिस्सा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। above 5 millimeters but over a millennium that adds up to a 5 meters। ठीक है, हर साल ये 5 मिलीमीटर तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर एक मिलेनियम यूज 1000 साल की बात किया जाए, ठीक है, 1000 साल में कितना बढ़ेगा, 5 मीटर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो माउंटेन्स यहाँ पे फोल्ड हो गया ना, ऐसे फोल्ड होकर ये फोल्डेड एरिया है हिमालय माउंटेन्स का। ठीक है, हिमालय रॉक का। The word Himalaya is combination of two Sanskrit words. Hima means so snow, and Alaya means abode or dwelling. Thus abode of snow. जो हिमालय वर्ड है ना, ये दो संस्कृत वर्ड से मिला है, जिसका नाम है हिमा, हिमा मीन्स स्नो, और अलय मीन्स अबोड और ड्वेलिंग। मतलब हिमा स्नो का घर, अबोड मीन्स घर होता है, स्नो का घर जिसको बोलते हैं उसे बोलेंगे हिमालय। ठीक है, the Himalaya are broadly categorized into three main ranges. ठीक है, the Himadri, जिसे the Greater Himalaya बोलते हैं, are the highest and the most rugged part of the range, home to towering peak like Mount Everest and Kanchenjunga. This region remains snow covered throughout the year. Life here is tough and there are not many human settlements.
अब देखो जो हिमालय हमारे इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट में है ना, तो हिमालय का ये वाला जो पार्ट है, जो वाला पार्ट चाइना की तरफ है, ठीक है, जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द हिमाद्री। हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ही दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा माउंटेन्स यहाँ पे मिलता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कांचनजंगा हो गया, ठीक है, यहीं पे ही मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये वाला रीजन में हमेशा स्नो ढक के रहता है और यहाँ पे बहुत कम ह्यूमन सेटलमेंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद द हिमाचल, द लोअर हिमालय, बीच वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल बोलते हैं, जिसको जो लोअर हिमालय बोलते हैं, लाई द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, हिमालय का ग्रेटर हिमालय का साउथ में ये हिमाचल पड़ता है एंड हैव ए मोर मॉडरेट क्लाइमेट। ऑब्वियसली ये अगर सबसे ज्यादा ठंडी होगा जो हिस्सा इंडिया की तरफ है, तो वो हिस्से में क्योंकि ये बीच में भी है तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, इसका फ्लोरा फोना, यहाँ का जंगल बहुत ज्यादा अनोखा होता है और यहाँ पे ह्यूमन भी रहते हैं अच्छी अच्छी तादाद पे, ठीक है। पॉपुलर हिल स्टेशन जैसे कि सचास नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में एंड मुसूरी उत्तराखंड में आर लोकेटेड इन दिस स्टेशन। यहाँ पे बहुत सारा हिल स्टेशन, मतलब जो स्टेशन पहाड़ी इलाके में रहता है, एक एक टाउन होता है, छोटे छोटे टाउन, यहाँ पे देख सकते हैं एक हिल स्टेशन है हिमाचल का, यहाँ पे एक हिमाचल का हिल स्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है। उसके बाद द शिवालिक हिल, द आउटर हिमालय फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, जो हिस्सा पूरे इंडिया की तरफ है, इसको बोलते हैं आउटर रेंज, इसको बोलते हैं शिवालिक, और इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आउटर हिमालयस, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जो माउंटेन्स है ये इसके कंपैरिजन में क्या मिलता है, छोटा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है ये छोटा है, और क्या करता है, कहता है यहाँ पे दिस फूट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड, इसका जो फूट हिल है, इसका जो पाददेश है, जो यहाँ पे नीचे वाला लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मिलता है, सर्विंग एज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालय एंड द गैंगेटिक प्लेन्स। और हिमालय का जो नदी होता है ना, हिमालय है, हिमालय का नदी आकर कभी तो कभी ना कभी तो प्लेन्स में मिलेगा, तो यहाँ पे जो प्लेन स्टार्ट होता है उसे बोलेंगे गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैंगेटिक प्लेन, जहां से गंगा नदी बहना प्लेन में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला रीजन को बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन। इसको आगे पढ़ेंगे। कैन यू लोकेट द नेम ऑफ द स्टेट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालय, टेक द हेल्प ऑफ द बोथ द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप फॉर द एक्सरसाइज। द हिमालय, इसका आंसर है द हिमालय रीजन इन इंडिया encompasses several states including जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड असम। ये सारे स्टेट को मिलाकर स्टेट में टच होता है हिमालय माउंटेन्स का रेंजेस, ठीक है। यहाँ पे दिया है, डोंट मिस आउट में देखते हैं। द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन इज नोन एज कथकुनी, और जिसको बोलते हैं धजी दीवारी स्टाइल ऑफ हाउस, ठीक है। एक ट्रेडिशन मतलब पुराने उनके खानदान दादा परदादा के टाइम से ही बनाते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कथकुनी, जिसको धजी दीवारी। ये a combination of the locally available stone and wood is used, which not only keeps the house warm but also resists damage in the event of the mid earthquake। अब देखो, ये वाला जो हाउस है ना, ये इसका लिए जो पत्थर है वुड से वो लोकली मिल जाता है, ठीक है। ये इस घर को सिर्फ गर्म नहीं रखता बल्कि इसको और क्विक से भी डैमेज करता है। अब और क्विक से क्यों डैमेज करता है, इस एरिया में बहुत सारा और क्विक है, जैसे मैंने बोला कि दो प्लेट टकराते हुए और अभी भी टकराते रहते हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक होने का हमेशा चांस बना रहता है। तो थोड़ा बहुत अर्थक्वेक होगा तो ये हाउस उसे भी संभाल लेता है, ठीक है। The Great Himalaya National Park in Himachal Pradesh has a wide diversity of flora and fauna. The park has been declared a World Heritage Site by UNESCO, ठीक है। तो हिमालय का द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमालय के रीजन में एक नेशनल पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से वाइल्ड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे फ्लोरा मतलब
प्लांट्स किंगडम एंड फॉना एनिमल्स किंगडम यहाँ पे रहते हैं। द पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज, पूरा वर्ल्ड का एक हेरिटेज डिक्लेयर किया है बाय यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इसने पूरे देश का, पूरे दुनिया का जो अच्छे अच्छे जगह है, जो को जिसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्लिम्पसेस दिया है हिमालय नेशनल पार्क का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, हिमालय मुनाल हो गया, एक टाइप का मोर हो गया। ए मोनास्ट्री इन लद्दाख, लद्दाख में एक मठ हो गया। ठीक है, द बेयास रिवर इन द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो एक ब्यास रिवर बहता है वो हो गया। उसके बाद स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड हो गया। ए डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में क्या क्या प्रोड्यूस होता है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे रोडेंड्रोन, ए टाइप ऑफ शरबत इज मेड आउट ऑफ द फ्लावर, ये एक फ्लावर है जिसको बोलते हैं रोडेंड्रोन। यहाँ से एक शरबत निकलता है, यहाँ पे लोकल लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो हिमालय नेशनल पार्क में ये सारा कुछ ग्लिम्पसेस है, यहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, the biodiversity of the park is being preserved by the government as well as the village community that live inside the park। ये जो ये वाला रीजन का जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रिजर्व नहीं करता, यहाँ के रहने वाले लोग भी इसको प्रिजर्व करते हैं, इसको अच्छे से देखभाल करते हैं। ठीक है, द कोल्ड डिजर्ट ऑफ इंडिया, अभी आएंगे इंडिया का एक और डेजर्ट को जिसको बोलेंगे द कोल्ड डिजर्ट। द वर्ड डिजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ ए हॉट प्लेस। जब भी हम कभी डिजर्ट की बात सुनते हैं ना, हमारे मन में एक तुरंत ही एक ख्याल आ जाता है कि एक हॉट प्लेस होगा। हाउएवर देयर आर आल्सो ए कोल्ड डिजर्ट, लेकिन हमेशा हॉट डिजर्ट ही डिजर्ट नहीं होता, कोल्ड डिजर्ट को भी डिजर्ट माना गया है। एंड वी हैव वन इन इंडिया, और हमारे देश में भी एक कोल्ड डिजर्ट है, दैट इज लद्दाख इज ए कोल्ड डिजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है? बर्फ होता है। तो -30 डिग्री सेल्सियस मतलब गया सब कुछ, मतलब -30 में बहुत ज्यादा बर्फी होता है एरिया। देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। एंड द लैंडस्केप इज रॉक्ड, और यहाँ पे जो लैंडस्केप होता है सीनरी टाइप का होता है, ये बहुत ज्यादा क्या है? रॉक्ड है, पत्थरी भरा है। ठीक है, चट्टान बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे। विथ रॉकी टेरेन, टेरेन हम उसे बोलते हैं एक एरिया का ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसा है। ठीक है, यहाँ पे जो टेरेन होता है वो क्या है? रॉकी टाइप का है, पत्थरी टाइप का है। डीप वैली, यहाँ पे जो दो माउंटेन के बीच में जो एरिया है उसे वैली बोलते हैं। यहाँ पे जो वैली भी होता है वो बहुत ज्यादा डीप है, गहरा है। एंड लेक सच एज तो पैंगोंग सो मीन्स लेक, यहाँ पे बहुत सारे लेक्स भी मिलता है। एक एग्जांपल दिया है पैंगोंग सो लेक, हिमालय सॉरी लद्दाख में मिलता है। द टेरेन मतलब ये वाला एरिया का जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हियर रिसेम्बल्स दैट ऑफ द मून, मतलब ये वाला रीजन में ऐसा लगेगा कि मून का, जैसे ही हम मून के ऊपर अगर कोई जाएगा तो मून के ऊपर जैसा ही फील होता है, जैसा ही दिखता है लोगों को, तो वैसे ही ऐसा दिखेगा। हेंस इट इज कॉल्ड द मून लैंड, इसीलिए इसको मून लैंड भी बोला गया है। क्योंकि मून में जैसे कि लोगों को व्हाइट इस सारा कलर दिखता है, तो यहाँ पे भी लद्दाख में भी ये चारों तरफ वैसे ही कलर का दिखता है, वैसा ही फील होता है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन, जियोलॉजिस्ट ने ये कैसे ये सारा एरिया मतलब लद्दाख कैसे बना इसको एक्सप्लेन किया है। आज वी सॉ अर्लियर, हमने देखा कि जैसे कि दो प्लेट टकराए और वैसे ही बन गया हिमालय, और हिमालय ही लद्दाख भी आता है। ठीक है, as you saw earlier by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with the Eurasia। Indian landmass और यूरेशिया लैंडमास कोलाइड हुआ, और कोलाइड होकर ये फोल्ड हो गया, ऐसे फोल्ड हो गया। ठीक है, इसे भी फोल्डेड माउंटेन्स भी बोला गया है। ठीक है, दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एन ओशियन एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया आर मेड लार्जली ऑफ सैंडी एंड क्ले। तुमको पता है ये वाला जो रीजन है ना, दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो इंडिया है और अफ्रीका है, इंडिया तो यहाँ से टूट के अलग हो गया और धीरे धीरे से इधर गया। यहाँ पे दिख रहा है एक सी, समंदर। जब इंडिया यहाँ से टकराया गया, इसके बीच वाला सी वो भी तो ऊपर उठ गया होगा। तो ऊपर उठ गया होगा तो समंदर का जो क्ले मटेरियल है वो भी ऊपर उठ गया।
तो इसीलिए ये जो लद्दाख वाला बीच वाला जो हिमालय का जो चोटी है वो किससे बना है? क्ले मटेरियल से, ठीक है, मिट्टी भरा मटेरियल से बना है, क्योंकि बीच में क्या था? टेथिस था, ठीक है, और रॉकी भी था। यहाँ पे दिया है मून लैंड इन लद्दाख, देखो कितना प्यारा दिख रहा है, जैसे कि लग रहा है कि मून में कोई है, ठीक है। यहाँ पे फिगर 1.9, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द हिमालय। हिमालय के लोगों के लिए याक्स, वो वहाँ पे रियरिंग करते हैं याक्स। दे आर रियर्ड फॉर देयर मिल्क। इसको किस लिए रियर करते हैं लोग, पालते हैं? उनके मिल्क के लिए, मीट के लिए, मांस के लिए, वूल के लिए, एंड डॉग, इसका गोबर के लिए भी उसको यूज करते हैं, ठीक है, रखते हैं लोग। एंड आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट, और लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी याक का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पेंगोंग सो लेक है जो लद्दाख में, दिस लेक हैज सल्टी वाटर, ठीक है। अनोखा चीज है कि लद्दाख में होकर भी यहाँ पे का जो लेक का टेस्ट है वो कैसा है? सल्टी है। अनलाइक द मोस्ट अदर लेक्स, बाकी बहुत सारे लेक का जो टेस्ट होता है, जो वाटर होता है, वो नॉर्मली तो फ्रेश वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे जो लद्दाख का जो पैंगोंग सो लेक है वो क्या है? सल्टी है। Saltiness is the result of the minerals that dissolve from the surrounding mountain area। ये सारा जो माउंटेन एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिलता है, जैसे ही पानी इससे टकराता है ये मिनरल्स यहाँ पे डिजर्व होता है, और डिजर्व होके इसको क्या बना देता है? सल्टी बना देता है, ठीक है। Wind and rain have eroded the mountains into the shape you can see in the photograph। और ये वाला रीजन में विंटर बहुत ज्यादा हवा चलेगा, रेन बहेगा, तो ये क्या करता है? इसका शेप चेंज कर देता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फोटो में, ठीक है। Despite the harsh conditions, Ladakh is home to unique wildlife like snow leopard, ibex and Tibetan antelope। इसका हार्श कंडीशन के बावजूद भी लद्दाख में बहुत सारे यूनिक वाइल्ड लाइफ मिलता है, अच्छा अच्छा जानवर लोग मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है लेपर्ड मिलता है, यहाँ पे आइबेक्स मिलता है, यहाँ पे तिब्बतियन एंटीलोप मिलता है, ठीक है। द लद्दाखी पीपल लीड ए सिंपल लाइफ, उनका जो लाइफ है बहुत ज्यादा साधारण है, बहुत ज्यादा सिंपल लाइफ वो जीते हैं। द रीजन इज नोन एज फॉर इट्स एंशिएंट मोनास्ट्रीज, ये रीजन का खासियत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पुराना मोनास्ट्रीज है, मठ वगैरह है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट लोग भी वहां पे होते हैं। एंड कलरफुल फेस्टिवल, यहाँ पे फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, सच एज लोसार एंड द हेमिस फेस्टिवल। यहाँ पे देख सकते हो ये है लोसार फेस्टिवल का एक क्लिप्स, और यहाँ पे हेमी फेस्टिवल, जहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट फेस, डिफरेंट डिफरेंट मास्क यूज करके यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद द गैंगेटिक प्लेन, अच्छा सेठ की इंडिया का ये वाला रीजन तो क्या है? माउंटेन एरिया है। तो माउंटेन एरिया से जब पानी नीचे आएगा तो प्लेन में एंट्री करेगा, तो ये वाला रीजन को गैंगेटिक प्लेन, क्योंकि ये गंगा नदी से जो बनाया हुआ प्लेन को गंगेटिक प्लेन बनाता है, और इसे इंडस प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। गंगा प्लेन, गैंगेटिक प्लेन, इंडस प्लेन, और ये है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। समझ में आया? As we move southward from the Himalaya, we reach the vast and fertile Gangetic Plain। जैसे ही हम हिमालय से साउथवर्ड पे जाएंगे, हिमालय से साउथवर्ड जाएंगे, हम जाएंगे ये वाला रीजन में, क्योंकि यहाँ पे पानी आकर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलता है, और ये वाला रीजन ना बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज्यादा उर्वर होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खेती करने के लिए इजी होता है, ठीक है। फर्टाइल गैंग वास्ट, बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, ठीक है। These plains have been an important part of the history and civilization of India। इंडिया का बहुत बड़ा important पार्ट है, हिस्ट्री में भी यहाँ से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, आज भी रहते हैं, और यहाँ पे ही इंडिया में सबसे पहले सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जैसे कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन। यहाँ पे भी बहुत सबसे पहले लोग कहाँ पे रहना स्टार्ट किए थे? नदी के किनारे में। तो यहाँ पे नदी तो बहुत सालों करोड़ साल से बह रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले लोग रहना स्टार्ट किए थे, ठीक है। These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalaya, providing a vital lifeline water, the Ganga, the Indus and the Brahmaputra river system, along with their extensive network of tributaries।
enrich the soil with the minerals, making the region highly fertile and ideal for the agriculture. और यहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह रेंजेस है, यहाँ से नदी निकलता है, ये इंडस रिवर जो पाकिस्तान को चला जाता है। यहाँ रिवर जो गंगा यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में फैलकर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। और यहाँ पे एक होता है रिवर जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर होता है, जो पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश होकर इंडिया को एंट्री करता है और फिर से बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ठीक है, ये वाला जो पूरा नॉर्दर्न पार्ट है ना, नॉर्दर्न पार्ट का ये वाला रीजन बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि नदी बहुत ज्यादा जाता है इसमें, और बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा होता है, मतलब सफिशिएंट होता है। और ये बड़ा नदी में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज पे आकर मिलते हैं, जो ये वाला एरिया को बहुत ज्यादा मिनरल रिच बना देते हैं। और किसी भी खेती को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ही, बहुत सारा मिनरल्स भी चाहिए। ठीक है, द रिवर्स ब्रिंग विद देम मिनरल्स दैट इनरिच द सॉइल। ये सारे रिवर्स अपने साथ मिनरल्स लाते हैं जो सॉइल को बहुत ज्यादा इनरिच करते हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल करते हैं, इनेबलिंग एब्यूडेंट एग्रीकल्चर। इसी रीजन से ये वाला रीजन में सबसे बढ़िया क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है। द रिवर्स आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ अर्थ जेनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे इतनी तेजी से तो पानी आ रहा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो आप जनरेट कर सकते हैं टरबाइन लगा के, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया हूँ। ठीक है, A large proportion of India's population lives in this plain, obviously, क्योंकि यहाँ पे बारिश सॉरी यहाँ पे बहुत ज्यादा नदी बहता है, नदी के आसपास में क्योंकि पानी मिल जाता है, अच्छा खेती हो जाता है, तो यहाँ पे इंडिया का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ये वाले रीजन में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, अपने रोजी रोटी के लिए कहीं पे यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेन वाला एरिया के है, यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रैक्टर यूज होता है, ठीक है, क्रॉप भी होता है। और उसके कभी कभी या एरियल व्यू ऑफ द दिल्ली विथ रिवर यमुना ऑन द टॉप राइट। यहाँ पे यमुना रिवर बह रहा है, और ये ऊपर से स्पेस से लिया हुआ फोटो है, स्पेस से नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हाइट से लिया हुआ फोटो है। और यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश में मल्टी क्रॉपिंग होता है। मल्टी क्रॉपिंग मतलब टू क्रॉप मोर देन वन क्रॉप इन ए गिवन लैंड। एक लैंड में एक से ज्यादा क्रॉप उगाने को मल्टी क्रॉपिंग। सपोज एक लैंड है, मैं यहाँ पे राइस भी करूंगा 6 महीने, उसके बाद अगले 6 महीने पोटाटोस करूंगा, इसे बोलेंगे मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ए गिवन लैंड। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, रूरल वुमेन वॉकिंग इन ए पैडी फील्ड इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो गांव के लोग महिला है, वो पैडी फील्ड मतलब राइस फील्ड में वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ठीक है, the flat land of the northern plains has allowed for the development of the elaborate transportation network, road and the railway network. ठीक है, द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेट में यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेलवे नेटवर्क भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इतना अच्छा सा रेलवे नेटवर्क फैल गया है, रोड भी है, तो यहाँ पे लोगों को इजी हो जाता है मूवमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और खुद भी जाते हैं और अपने साथ गुड्स भी दूर दूर तक ले जाते हैं। As you will see in this tapestry of the past chapter, the Ganga, इसी बुक में ही तुम जब हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री का जो टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट में हम पढ़ेंगे, द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स हैव बीन यूज्ड फॉर द मिलेनिया फॉर द ट्रैवल एंड ट्रेड। ठीक है, बहुत हजार साल से ये जो गंगा और रिवर और जो इंडस रिवर है, यहाँ पे लोग ये रिवर के सहारे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये नदी के सहारे वो बहुत ज्यादा बोट में यूज करके या फिर नाव यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन गंगा प्लेन। यहाँ पे रेलवे देख सकते हो, यहाँ पे बोट देख सकते हो। ठीक है, most rivers are named after goddesses Ganga, Yamuna, Kaveri, etc. The name of Brahmaputra, however, means the son of Brahma. बहुत सारे जो रिवर्स है हमारे इंडिया का, वो गॉडेसेस मतलब देवी के नाम में दिया गया है, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, कावेरी हो गया। लेकिन एक ब्रह्मपुत्र जैसा रिवर है, इसका मतलब है सन ऑफ ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा का सन। दिस रिवर गेट बिगर ड्यूरिंग द समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग ऑफ। कैन यू गेस व्हाई? ये रिवर समर के टाइम में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ड्राइंग मतलब सूखा होने की ना सूखा होता है, लेकिन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा
बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। कैन यू गेस व्हाई? ऑब्वियसली क्योंकि समर के ही टाइम में क्या होता है, स्नो मेल्ट होता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर गेट वीकर ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ स्नो मेल्ट फ्रॉम द हिमालय ग्लेशियर एंड द मानसून रेन। एक तो हिमालय ग्लेशियर से बर्फ पिघलता है और मानसून रेन भी यहाँ पे बारिश कर देता है, ठीक है। Let's explore. Notice the concentration of the lighting in the plane. What could be the reason of this concentration? यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज्यादा ये प्लेन एरिया में बहुत ज्यादा लाइट है। ऑब्वियसली इसका एक रीजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया के रह रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज यहाँ पे है, तो यहाँ पे बड़े बड़े सिटी का रात में बहुत ज्यादा लाइट लगता है और वो चमकता है इधर, ठीक है। Figure 1.1 says the northern plains grey langur sit on the wooden beam and बंधवघर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बंधवघर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे दिखाया गया है एक ग्रे लंगूर कहाँ पे बैठा है, एक वुडन बीम, एक लकड़ी के ऊपर बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे द मैजेस्टिक टाइगर दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एक बहुत अच्छा टाइगर है, ठीक है, जो कि एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की तादाद में है। प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन सपोर्टेड टू रिटर्न ऑफ द टाइगर टू इट्स हैबिटेट। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या चलाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का काम क्या है, जो टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे से, उनका पूरा तादाद ही खत्म हो रहा है, उसको सेव करने के लिए, उनका पूरा फैमिली को बचाने के लिए, उनका पूरा स्पेसिस को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर का नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर 1.19, द इंडियन घड़ियाल, एक जो घड़ियाल है मगरमच्छ की जैसा, एंड an adult is between 2.5 सेंटीमीटर to 4.5 लॉन्ग। दिस रेप्टाइल इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये भी खत्म होने की तादाद में है, ठीक है। देयर आर लॉ दैट प्रोहिबिट हार्मिंग इट और हंटिंग इट। यहाँ पे लॉ भी बनाया गया है, इसको कोई हार्म ना करे, इसको कोई हंटिंग ना करे, ठीक है, लेकिन फिर भी आज लोग इसको चुपके से क्या करते हैं, हॉन्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ए पीकॉक एंड पिहन, ठीक है। ये पीकॉक है और यहाँ पे एक पिहन है जो कि एक और पीकॉक जैसा स्पेसिस का ही प्राणी है। द इंडियन पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इंडियन पीकॉक क्या है, हमारा देश का नेशनल बर्ड है, ठीक है। उसके बाद आएंगे द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और द थर्ड डिजर्ट, ठीक है। If we move westward on the map, you will notice a yellowish area. This area is the third desert. What do you see? जब हम मैप में वेस्ट की तरफ देखेंगे, थोड़ा सा येलो कलर दिखेगा, व्हाइट भी दिखेगा। ये वाले रीजन को क्या बोलते हैं, ये डेजर्ट एरिया है और यही है थर्ड डेजर्ट, ठीक है। ए वेरी स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, रॉक टेरेन्स एंड वाइड ओपन स्काई। यहाँ पे बहुत सारे ड्यून्स होता है, ड्यून्स मतलब जो रेत का एक पहाड़ मिलता है यहाँ पे, रॉक टेरेन्स मतलब बहुत ज्यादा पथरी इलाका होता है, एंड वाइड ओपन स्काई, और पूरा आसमान भी क्या होता है, बहुत ज्यादा खुला होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रैवलर अमंग द सैंड ड्यून्स ऑफ द थर्ड डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट में क्या कर रहा है, एक ट्रैवलर जा रहा है और ये क्या है, एक सैंड ड्यून्स है, ठीक है, सैंड का एक पहाड़ जैसा कुछ बोल सकते हैं हम। What is the shape of a sand dunes? While mountains are made of rocks and their shape is fixed, why do you think sand dunes also have a similar shape even though they are made of sand? यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द शेप ऑफ सैंड ड्यून, सैंड ड्यून का शेप क्या है। सैंड ड्यून्स हैव ए वेराइटी ऑफ शेप इंक्लूडिंग क्रिसेंट, मतलब एक आधी जो जन होता है ना, चंद्रमा, और कभी कभी वो सीधा भी होता है, मतलब यहाँ पे सीधा होकर यहाँ पे रेत का पहाड़ होता है, डोम शेप ऐसे शेप का भी होता है, ठीक है। और ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द विंड एंड सैंड अवेलेबिलिटी। और उसका शेप कैसे होगा, कभी क्रिसेंट शेप का हो जाता है, कभी लिनियर शेप का हो जाता है, कभी ड्यून शेप का होता है। वो सारा शेप डिपेंड करता है कि उस जगह का विंड कैसा है, उस जगह का सैंड का कितना अवेलेबिलिटी है, कितना कितना क्वांटिटी का वहां पे सैंड है। उसके बाद while mountains are made of rocks and shape is fixed, जबकि माउंटेन का जो माउंटेन रॉक से बना होता है और उसका शेप तो फिक्स होता है, मतलब हमेशा वो वही शेप में रहेंगे। Why do you think sand dunes also have the similar shape? Also have a similar shape, even though they are made of a sand? तुमको क्यों लगता है कि सैंड dunes सैंड से बना होकर भी वो हमेशा एक ही शेप में क्यों देता है, ठीक है।
इसका while mountains are the fixed in the shape due to solid rock, क्योंकि ये जो माउंटेन का जो रॉक होता है बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, sand dunes can chase and migrate because sand is easily moved by it। एक जगह का हमेशा यहाँ पे क्या sand dunes नहीं रहेगा, यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा हवा बह रहा है तो sand dunes इधर है, कभी कभी इधर बहेगा तो इधर की जो रेत होता है यहाँ पे उड़कर यहाँ चला आएगा तो यहाँ पे sand dunes बन जाएगा। तो sand dunes हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, माइग्रेट होता है, मूव होता है। ठीक है, और उसका शेप भी चेंज होता है, एज आई सेड हियर, कभी कभी क्रिस्टेंट शेप का हो जाता है, कभी लिनियर शेप का होता है, कभी डोम शेप का होता है, तो हमेशा चेंज होता है। Jaisalmer, the golden city located in the middle of the Thar Desert in India. The Jaisalmer fort is a UNESCO World Heritage Site। यहाँ पे इंडियन डिजर्ट में राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, जिसको इंडिया का गोल्डन सिटी भी माना गया है। ठीक है, थर्ड डिजर्ट के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पूरा वर्ल्ड का हेरिटेज साइट इसको माना गया है, इसको बहुत ज्यादा कंजर्व करके रखा गया है। ठीक है, sand dunes are formed when the wind shift and shape the sand into hill like formation। sand dunes कैसे फॉर्म होता है, जैसे ही यहाँ पे sand dunes का एक फोटो दिया है, जैसे कि wind यहाँ पे जाएगा, आ, तो बहेगा तो यहाँ पे जो स्टैंड होता है वो ऐसे, यहाँ पे यहाँ से जब स्टैंड होता है ऐसे टाइप का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, कभी कभी ये इसका हाइट कितना हो जाता है, 150 मीटर हाई होता है, इतना हाइट में रह जाता है। ठीक है, द थर इज ए वास्ट एरिड रीजन, बहुत ज्यादा सूखा एरिया है, मोस्ट ऑफ द लाई विद इन इंडिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया, तो थर्ड डेजर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में रहता है। ठीक है, स्पैनिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान, और उसमें कौन सी स्टेट में रहता है, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में एंड हरियाणा में। ठीक है, थर्ड डिजर्ट का कुछ हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी हिस्सा इंडिया की तरफ है। द डिजर्ट acts as a natural barrier due to the harsh condition that deter human and animal movement, including very high daytime temperature and cold night, as well as lack of access to water। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे थर्ड डिजर्ट है जो कि थोड़ा सा पाकिस्तान भी आता है। यहाँ पे ह्यूमन को इजीली यहाँ पे घुसने नहीं देगा ये डिजर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो डे का टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हार्श होता है। ठीक है, और रात का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ठंड होता है, तो दिन में ना कोई आ सकता है, ना कोई रात में आ सकता है, ना कोई एनिमल्स आ सकता है, कोई ना ह्यूमन आ सकता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है। तो ये हमारे देश के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता इजीली। पीपल लिविंग इन द थर हैव अडॉप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू द प्लेस एंड व्हाट इट ऑफर्स। लोग यहाँ पे रहने वाले लोग ना, मतलब ये डिजर्ट का लाइफ को, लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिए, मतलब चल गए हैं, चल मिल गए हैं, क्योंकि एंड व्हाट इट ऑफर्स, फूड हैबिट, क्लॉथिंग एंड लाइफस्टाइल आर सुइटेड टू दिस हार्श कंडीशन, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ से रह रहे हैं, तो लोग यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लिए, जैसे कि उनका खाना पीना, उनका क्लॉथिंग, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंस है बाकी के देश के बाकी के हिस्से के लोगों से। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए कैमल वेंडर्स एट द पुष्कर मेला एट द एज ऑफ द थर्ड डिजर्ट। थर्ड डिजर्ट में हमेशा एक मेला होता है जिसको बोलते हैं पुष्कर मेला। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपना कैमल लाते हैं और कैमल को यहाँ पे खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैमल वेंडर मतलब अ, एक ऊँट बेचने वाला एक लोग है जो कि अपना पुष्कर मेला में अपना ऊँट को बेचने के लिए आया है। ठीक है, don't miss out। Figure 1.24 for left women fetching water from a source far away from home, right? Rainwater harvesting structure in a hamlet। ठीक है, hamlet मतलब देखो, यहाँ पे लेफ्ट वाला फिगर में देख रहे हो कि ये वुमेन को यहाँ पे तो इजीली पानी नहीं मिलता, इसलिए उनको पानी के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। और ये एक hamlet का फोटो है, एक कुई जैसा फोटो है, जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके यहाँ पे लोग यहाँ से पानी लेते हैं। ठीक है,
वाटर इज स्carce इन द desert. ऑब्वियसली डिजर्ट वाला एरिया में बहुत पानी का बहुत कमी होता है. women often need to travel a long distance every day to fetch water for their families. वुमेन को बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस तक जाना पड़ता है कि पानी लाने के लिए, ठीक है, उनके फैमिली के लिए. सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल इज टू स्कोर देम विथ सैंड अंटिल दे आर क्लीन. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे पानी से हम किस बर्तन को धोते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो रेत होता है ना, रेत से ट्रेडिशनल मेथड उनका जो खानदानी मेथड, पारंपरिक मेथड जो होता है, वो क्या करते हैं, क्लीन कैसे करते हैं अपने यूटेंसिल को, बर्तन को, स्कोर देम विद द सैंड. सैंड से वो घिसते हैं, स्कोर करते हैं जब तक वो क्लीन ना हो जाता है. ए लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ए लाइट रिंस. ठीक है. एक थोड़ा सा पानी कुल्ला करने के लिए ना बहुत ज्यादा काफी होता है उनके लिए. ठीक है. लिटिल वाटर, वो बहुत ज्यादा कम पानी यूज करते हैं, मतलब एक छोटा सा एक रिंस करने के लिए, कुल्ला करने के लिए. जो वाटर यूज फॉर द rinsing इज यूज्ड रीयूज्ड फॉर द पर्पस लाइक वाटरिंग ए प्लांट. और जो पानी वो कुल्ला करते हैं उसे ऐसे ही फेंक नहीं देते, वो पानी को भी वो संभाल के रखते हैं, जो कि प्लांट को वाटरिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, रिमेम्बर द पीपल ऑफ द थर्ड डिजर्ट. ठीक है. जब अगर अगली बार तुम कभी अपना घर का जो टैप उसको खुला छोड़ दोगे, या फिर स्कूल का या फिर ट्यूशन का टैप कुछ खुला छोड़ दोगे, तो ध्यान रखना कि थर्ड डेजर्ट के लोग कैसे जीते हैं. ठीक है. राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इस इग्नियस वाटर कंजर्वेशन मेथड. उनका खुद का अपना अ, खुद का कंजर्वेशन मेथड होता है, मतलब अनोखा वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, उनका मेथड होता है, जिसको किसमें वो कंजर्व करते हैं, जैसे कि टानका हो गया, जिसको कुंड भी बोला जाता है. दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट आर स्टोर इन वाटर ऑफन फॉर द ड्रिंक पर्पज. ठीक है. वो क्या करते हैं ना, अ, ऐसे एक कुंड, एक यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे एक कुंड जैसा है, यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे आकर यहाँ पे गिरता है, रेन वाटर. और रेन वाटर को वो क्या करते हैं, इसको ही बोलते हैं टानका और कुंड. ठीक है. these are special water collection system that are स्टोर रेन वाटर ऑफन फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. ये रेन वाटर को कंजर्व करके रखते हैं. रेन तो वैसे ही बहुत कम होता है, जितना भी होता है उसे कंजर्व करके रखते हैं, और क्या करते हैं, इसे बाद में इसे पीने के पर्पस में इसे यूज करते हैं. ठीक है. उसके बाद आएंगे द अरावली हिल्स. लेट्स गो बैक टू द मैप. ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम द थर्ड डेजर्ट टुवर्ड्स द ईस्ट. डू सी द अरावली हिल्स. अच्छा. अगर अब ध्यान से देखेंगे, ये अगर थर्ड थर्ड डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे देख सकते हो. मैं फिर से दिखा रहा हूँ. अगर ये थर्ड डेजर्ट है, यहाँ पे एक अरावली हिल्स है, मतलब यहाँ पे एक माउंटेन्स का रेंजेस है. ठीक है. यहाँ पे एक माउंटेन्स का रेंजेस है. ठीक है. ठीक है. द अरावली आर तो अमोंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन में से, माउंटेन रेंजेस में से एक है. सम 2.5 मिलियन बिलियन ईयर्स ओल्ड. कितना? 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड. ठीक है. द रेंज हैज मेनी पीक्स एंड रीजेस. ये जो माउंटेन का यहाँ पे देख सकते हो, ये राजस्थान है और ये इंडिया का बाकी हिस्सा है. यहाँ पे माउंटेन रेंजेस अरावली का, और इसका जो रीजेस है और या जो पीक है, वो कभी वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है. ठीक है. Although its highest peak Mount Abu towers at over 1700. इसका सबसे बड़ा जो माउंटेन है, जिसको माउंट आबू बोलते हैं, उसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कितना है? 1700, मतलब लगभग 1 किलोमीटर 700 मीटर के ऊपर है. ठीक है. 1 किलोमीटर 700 मीटर के ऊपर है. मोस्ट ऑफ हिल्स आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर. इसका जो बाकी माउंटेन्स है लगभग 300 से 900 मीटर के बीच में. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ा पुराना माउंटेन है, तो शुरुआत से जब वो बना होगा तो वो भी हिमालय जैसा हाईएस्ट होगा. लेकिन क्योंकि हमेशा यहाँ पे हवा चलता रह रहा है 2.5 बिलियन ईयर से, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो टूट गया है. और ये धीरे धीरे से अभी माउंटेन से धीरे धीरे से अब प्लाटू का रूप ले रहा है. ठीक है. Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu into Aravalli to Jodhpur in the third desert, a drive into a completely different geography. तुमको कभी फैसिनेटिंग नहीं लगता कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ से ड्राइव करके 4.5 आवर्स यहाँ पे थर्ड डेजर्ट में जाएगा, तो
कंप्लीटली लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माउंटेन एरिया से यहाँ पे पूरा कंप्लीटली थर्ड डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 4.5 घंटे के ड्राइव से। यहाँ पर देख सकते हो फिगर 1.25 में ए पार्ट ऑफ द अरावली, अरावली का एक पार्ट है, देख सकते हो, ठीक है, और इसका ही 4.5 आवर्स की दूरी पे क्या है, रास्ते की दूरी पे एक डिजर्ट है जो कि इससे बहुत ज्यादा अलग है। द थर्ड डिजर्ट बिगिंस राइट ए पार्ट ऑफ द अरावली सीन्स फ्रॉम द स्पेस। और यहाँ पे देख सकते हो ये अगर अरावली है, यहाँ पे थर्ड डिजर्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंट है। From Mount Abu in the Aravalli to Jodhpur in the Thar Desert, a drive into a completely different geography. अच्छा, let's explore. Look at the political map in the textbook and identify the state that range spans. Did you see Delhi, Rajasthan, Haryana and Gujarat? अगर हमारे देश का जो पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो अरावली कहाँ पे लाई करता है, तो अरावली इधर लाई करता है। यहाँ पे तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट हो गया, तो यहाँ पे लाई करता है अरावली। तो ये गुजरात होकर, राजस्थान होकर, हरियाणा होकर जाकर दिल्ली को टच करता है, ठीक है, ये है अरावली, ठीक है। The Aravalli plays a vital role in shaping the geography and climate of the northwestern India. ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, तो वेस्टर्न पार्ट को, ज्योग्राफी को सेव करने में और उसका क्लाइमेट को बना के रखने में अरावली का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थर्ड डेजर्ट फ्रॉम एक्सपांडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आ, राजस्थान का थर्ड डेजर्ट है, यहाँ पे रेत हमेशा क्या होता है, उड़ता रहता है। अगर ये माउंटेन यहाँ पे नहीं होता, माउंटेन रेंजेस नहीं होता, यहाँ का रेत इधर चला होता, तो इंडिया का ये वाला हिस्से को भी वो एक डेजर्ट बना देता। यहाँ पे जो अरावली हिल से एक माउंटेन मतलब नेचुरल बैरियर का काम करता है, जहां पे ये रेत को रोक के रखता है ताकि यहाँ पे क्या ना हो, इंडिया का बाकी हिस्सा डिजर्ट ना होने, ठीक है। यू विल मोर रीड मोर अबाउट दिस लेटर, इसके बारे में हम अच्छे से बाकी पढ़ेंगे आगे। The Aravalli rich in minerals like marble, granite, zinc, and the copper have supported mining and construction activities for the century. यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स में मिलता है, जैसे कि मार्बल्स मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, जिंक मिलता है एंड कॉपर भी मिलता है, जिसमें माइनिंग के लिए, माइनिंग तो लोग यहाँ पे करते ही है और यहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी भी करते हैं, ठीक है। In fact, वास्तव में evidence from its ancient mines at Jawar has shown that over 8th century ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of the extraction of the zinc. यहाँ का एक जगह का नाम है जिसका नाम है जवार। यहाँ पे दुनिया का सबसे पहले यहाँ पे ही माइनिंग हुआ था, कौन सी, जिंक का। जिंक यहाँ पे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक, मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस। यहाँ के लोगों का जो अनोखा तरीका होता है कि कैसे माइन करे, जिंक को एक्सट्रैक्ट करे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अनोखा होता है, ठीक है। बहुत सेंचुरी, 8th century को लगभग 800 साल पहले यहाँ पे लोग क्या करते थे, माइन से जिंक निकालते थे। समझ में आया। हिस्टोरी, हिस्टोरिक फोर्ट सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर आर लोकेटेड हियर। यहाँ पे बड़े बड़े फोर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद है। फोर्ट्स मतलब एक सिटी होगा या फिर एक दीवार, चारों तरफ दीवार होगा, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े क्या है, फोर्ट्स है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया, आर लोकेटेड हियर, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो दिया है, कुंभलगढ़ फोर्ट सराउंडेड बाय Aravalli Hill. The location in the hill proved to be an extent of the deterrent to the enemy. अब देखो यहाँ पे अरावली हिल से और यहाँ पे अरावली हिल में चारों तरफ क्या बनाया गया है, कि एक फोर्ट बनाया गया है जिसको कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया गया है। यहाँ पे अरावली हिल तो हेल्प करता है एनिमी से, यहाँ पे एक फोर्ट भी हमको एक्स्ट्रा हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आया। कोई भी एनिमी इजीली नहीं घुस सकता। द पेनिनसुलर प्लेटू, पहले तो समझते हैं कि पेनिनसुला होता क्या है, उसके बाद प्लेटू समझेंगे, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, ए पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। एक ऐसा लैंड होगा जिसके तीनों साइड में क्या होगा, वाटर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है ना, आधा हिस्सा वो तीनों साइड में गिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला।
और इसे ये रीजन को प्लेटू, ये एक प्लेटू एरिया भी है। प्लेटू क्या होता है? ए प्लेटू इज ए लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से थोड़ा सा राइज होगा। लैंड एज हैज ए मोर और लेस फ्लैट सरफेस, और उसका जो सरफेस होगा वो थोड़ा सा फ्लैट होगा। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप, और कभी कभी इसका जो साइड्स होता है, मतलब अगर इसका ढलान होता है वो क्या होता है? सीधा होता है, ऐसा तिरछा नहीं होता, सीधा होता है, इसे ही बोलते हैं स्टीप स्लोप। ठीक है। इंडिया हैज सेवरल प्लेटू, इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटू मिलते हैं। द मोस्ट important one is the triangular peninsular area in the middle and the south of the country. इंडिया का मिडिल मतलब लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है और साउथ तक फैलता है, ये ट्रायंगुलर शेप का है ना? तो इसे बोलते हैं इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन, ये बहुत पुराना लैंड फॉर्मेशन है। सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड बाय द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन, इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू। क्योंकि तीनों तरफ से, जैसे कि अरेबियन सी है, द बे ऑफ बंगाल है एंड इंडियन ओशन है, इट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है। द प्लेटू इज bordered by two mountain ranges, the Western Ghat and the Eastern Ghat. The Western Ghat are taller and drawn along with the west coast like a wall, with many beautiful waterfalls flowing down their steep side during the monsoon season. Okay, यहाँ पे ये जो प्लेटू एरिया है ना, ये बॉर्डर है दो ऐसे माउंटेन रेंजेस से। जैसे कि यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, मतलब यहाँ पे ऐसे माउंटेन का रेंजेस है वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट। ठीक है। ये सारा क्या है? यहाँ पे माउंटेन का रेंजेस है, बहुत सारा माउंटेन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ठीक है। तो और ये जो वेस्टर्न घाट है, ये क्या है? वो एक लंबा सीरीज होता है, मतलब ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है, या माउंटेन का रेस यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे कंटिन्यूअसली यहाँ तक जाता है। लेकिन वही अगर ईस्टर्न घाट देखेंगे, ये थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी ऐसे छोड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब है ये बीच में गैप होता है। और वेस्टर्न घाट में अच्छा अच्छा क्या मिलता है? बहुत बड़ा बड़ा वाटरफॉल भी मिलता है, वही चीज लिखा है देखो। द प्लेटू इज बॉर्डर बाय टू माउंटेन रेंजेस, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट आर टॉलर, वो कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट से टॉलर होता है, एंड ड्रॉन अलोंग द वेस्ट कोस्ट लाइन। और यहाँ पे जो ये जो कोस्ट लाइन है, यहाँ हमारे एरिया से, यहाँ से वो नॉर्मली पैरेलल होकर जाता है वेस्टर्न घाट। Within many beautiful waterfalls flowing down there, steep-sided during the monsoon season. Monsoon season में यहाँ पे बहुत अच्छा waterfall मिलता है। Don't miss out, the Western Ghat have been declared a UNESCO World Heritage Site. यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। दे आर होम टू मेनी रिवर्स, यहाँ पे बहुत सारे रिवर मिलता है। यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लोरा फौना मिलता है, जंगल भी मिलता है। ठीक है। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स। ये वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे देख सकते हैं, इधर देखो, वेस्टर्न घाट का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, इसको सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है। The eastern Ghats are lower and broken into smaller hills along the east coast. Between these mountain ranges lies the Deccan Plateau, a vast area of the flat highland. और जो ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे भी एक माउंटेन का रेंजेस लाई करता है, लेकिन वो क्या होता है ना, इसका कंपैरेटिवली वो क्या होता है? छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे ये टॉलर होता है, लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट में माउंटेन है वो छोटा होता है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या लाई करता है? इन दोनों के बीच में लाई करता है डेक्कन प्लेटू। ठीक है। Rivers like Godavari, Krishna, and Kaveri flow across the plateau from the west to east. These rivers are important for farming and provide water to millions of people. अगर यार से ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे देखो, गोदावरी गया है, कृष्णा गया है, कावेरी गया है। तो ये वाला रीजन से ये वेस्ट से ईस्ट तक फ्लो होता है और जाकर गिरता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। और ये जो रिवर्स वगैरह है ना, ये यहाँ के लोकल को बहुत ज्यादा मतलब पानी देते हैं, और दूसरी बात, यहाँ पे फार्मिंग करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। Look at the physical map of India given at the end of this book. Notice the direction of the flow of the river. मैंने पहले बता दिया हूँ। और यहाँ पे देखो, डेंस फॉरेस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ होम टू मेनी ट्राइबल कम्युनिटी। इससे थोड़ी देर बाद आते हैं।
ठीक है। तो प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स। प्लेटो एरिया में क्या क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है, फर्टाइल लैंड होता है वहां पे, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडिया इकोनॉमी। और हमारे भारत का अर्थव्यवस्था के लिए ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फर्टाइल लैंड हो गया, ठीक है। इट टिल्स अ लिटिल टू द ईस्ट, सो ए फ्यू ऑफ रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। अब देखो ये जो प्लेटू एरिया है, ध्यान से देखो, ये वाला रीजन है वो थोड़ा सा इधर की तरफ टिल्ट हुआ है, इधर की तरफ, ठीक है। मतलब ये वाला रीजन थोड़ा सा हाइटेड है और ये वाला रीजन थोड़ा सा नीचे वाला एरिया में है। इसीलिए तो यहाँ पे अगर पानी डालेंगे तो इधर ही जाएगा ना, पानी का स्लोप जिधर होता है वो उस तरफ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ईस्टर्न घाट में, सॉरी वेस्टर्न घाट में जो भी नदी वगैरह फॉर्म होते हैं वो सारा इधर जाकर गिरते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर की तरफ टिल्ट हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर लाइक द गोदावरी, कृष्णा, महानदी ओरिजिनेट हियर। और यहीं पे मैंने दिखा दिया, पहले होगा महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारा वेस्ट से होकर ईस्ट तक फैलते हैं और यहाँ यहीं से ही ओरिजिनेट हुए थे। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए वाटर देते हैं, इंडस्ट्री के लिए पानी देते हैं, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, और यहाँ से हम पावर जनरेट भी कर सकते हैं। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा, तापी टू, which drain into Arabian Sea। आज आई सी कि यहाँ पे तो कुछ रिवर्स है, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इधर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी रिवर है जो इस तरफ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, ये वाला नर्मदा, जो कि यहाँ से क्रिएट होकर यहाँ पे जाकर क्या हो रहा है, आर्यवंशी में गिर रहा है। यहाँ पे तापी रिवर है, ठीक है। ऐसे दो रिवर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। यहाँ देखो, These forests on the plateau are home to tribal community। और ये वाला रीजन में, जो प्लेटू वाला रीजन में, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, जैसे कि सांथाल हो गया, गोंड हो गया, बैगा हो गया, भील हो गया, कुरकू हो गया। दिस ट्राइब्स आर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। और इन जो ट्राइब का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ज्यादा अनोखा होता है। ट्रेडिशन, उनका परंपरा भी अनोखा होता है, एंड वे ऑफ लाइफ, उनका जो लाइफ स्टाइल, जैसे कैसे जीते, कैसे सारा काम कैसे करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अनोखा होता है। लाइक क्लोजली कनेक्टेड टू द नेचर। ऑब्वियसली ट्राइबल लोग हैं तो बहुत ज्यादा नेचर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फोटो दिया है, ये है डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, होम टू मिनी ट्राइबल कम्युनिटी। ये एक फॉरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा घना हुआ है, ये छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में भी, वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात में भी ट्राइबल लोग मिलते हैं। एग्जामिन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप एट द एंड ऑफ दिस बुक टू locate the state and connect them to their location on the physical map। आज ये state क्या, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये वाला रीजन में, जैसे यहाँ पे हो गया गुजरात, हो गया महाराष्ट्र, हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़, हो गया झारखंड, हो गया बिहार, हो गया वेस्ट बंगाल, हो गया उड़ीसा, हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया। ये वाला पूरा रीजन में क्या है, ट्राइबल लोग फैलते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे वाला रीजन में नहीं, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे भी ट्राइबल लोग मिलते हैं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं जितना ये इन सारे स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कहाँ गया। प्लेटू आर होम टू मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन इंडिया। और ये जो प्लेटू एरिया में बहुत सारा ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी मिलता है। आज रिवर फ्लो ऑन देयर ऑन इवन एंड रॉकी सरफेस। जैसे ही रिवर क्या होता है, ऑन इवन, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि पूरा सीधा वे होता है, वो ऑन इवन होता है, ऐसे ऐसे करके रिवर फ्लो होता है और बहुत ज्यादा चट्टान भरा सरफेस होता है। These waterfall not only attract tourists but also help the hydroelectricity power generation and provide water for irrigation। ये सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता, इसमें बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी जनरेट होता है, और क्या होता है, वाटर वाटर भी मिल जाता है इरिगेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि पावर हाउस वाटरफॉल एट द पेरिकनल नियर मुन्नार इन केरला। केरला में एक वाटरफॉल है, उसका एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दिखा है लायन टेल मकाको
इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ये मंकी का एक फोटो है। उसके बाद किंग कोबरा ऑन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का ये जो किंग कोबरा है उसका भी एक फोटो दिया है। यहाँ पे दिया है दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इट फीड्स ऑन इंसेक्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। ये क्या करता है? इट कैचेस स्मॉल इंसेक्ट इन स्टिकी ट्रैप एंड डाइजेस्ट देम। ये प्लांट्स क्या करता है? अपना जो स्टिकी ट्रैप होता है, वो चिपचिपा सा ट्रैप होता है, वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट को ट्रैप करता है और खुद खा जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखो, कोरल माइंस इन द प्लेटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक कोरल सॉरी कोल माइन है प्लेटू एरिया में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तुमने सुना होगा केजीएफ। केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फाइन, कोलार गोल्ड फार्म, और वो भी कर्नाटका वाला रीजन में है, और वही भी इस प्लेटो एरिया में आता है। ठीक है। यहाँ से बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल भी निकलता है, लेकिन फॉसिल फ्यूल ग्लोबल वार्मिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ठीक है। मुंबई ऑन द कोस्ट इन इंडिया फाइनेंशियल सेंटर। अगर मुंबई भी देखोगे महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये हमारे देश का क्या है? एक फाइनेंशियल सेंटर भी है। ठीक है। इंडिया अमेजिंग कोस्ट लाइन। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद द ब्यूटीफुल बीचेस। इंडिया का जो अगर कोस्ट लाइन देखोगे, ये वाला रीजन, तो वो क्या है? बहुत सारा ब्यूटीफुल बीचेस होता है। रॉकी क्लिफ्स मतलब वो बीच कभी ऐसे चट्टान जैसा वो एरिया होगा, प्लेटू जैसा एरिया होगा। ठीक है। लॉस ग्रीन फॉरेस्ट, और इनके इसके पास वाला जो फॉरेस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा हरा भरा होता है। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड while other half black rocks। कुछ कुछ बीचेस में गोल्डन सैंड मिलता है, और कुछ कुछ बीचेस में क्या मिलता है? ब्लैक कलर का रॉक मिलता है। सम आइलैंड हैव कोरल रीफ्स। कुछ कुछ आइलैंड में कोरल रीफ मिलते हैं। whilst others are covered in the thick jungle। कवर इन द थिक जंगल, कोई कोई जगह में ऐसे कोरल रीफ मिलता है ऐसे। और कोई कोई जगह में बहुत ज्यादा घना जंगल होता है, जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ में देखा था। ठीक है। इंडिया कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज। इंडिया का कोस्ट बिल्कुल सरप्राइज से भरा हुआ है। द इंडियन कोस्ट लाइन इज ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। इंडिया का अगर कोस्ट लाइन देखेंगे ना, यहाँ से अगर कोई माप के यहाँ तक जाएगा, तो कितना किलोमीटर पाएगा? 7,500 किलोमीटर। सोचो कितना बड़ा है हमारा कोस्ट लाइन। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इन योर स्कूल एटलास और वर्ल्ड मैप। फाइंड द नेम ऑफ 5 रिवर्स दैट फ्लोस इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है। ऐसा 5 रिवर को नाम बताना है जो कि फ्लो होता है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे मैंने दे दिया 5 रिवर का नाम है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। फाइंड आउट द कोस्टल स्टेट एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ऐसे कोस्टल स्टेट जिनका नाम है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात हो गया, ये सारा कोस्टल स्टेट्स है। और ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में जो डिफरेंसेस है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर जनरली वाइडर, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। मोर फर्टाइल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब ये वाला ज्यादा फर्टाइल होता है। और क्या होता है? कोस्टल प्लेन्स आर जनरली वाइडर, मोर फर्टाइल एंड फीचर्स लार्ज रिवर डेल्टा। और यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा डेल्टा भी फॉर्म होता है। ठीक है। डेल्टा क्या है मैं थोड़ी देर में आऊंगा। while the western coastal plain are narrow, less fertile, have fewer river forming delta। लेकिन जो ये वाला सिस्टम वेस्टर्न, इसमें डेल्टा नहीं होता ज्यादा, और ये क्या होता है? लेस फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा नदी जाकर नहीं गिरता। सारे नदी तो इधर आते हैं ना, तो ये वाला रीजन ज्यादा फर्टाइल होता है, लेकिन ये वाला रीजन इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता। Do you know what is called when these rivers split into multiple streams near the coast? जैसे ही कोस्ट में आता है, ये समुंदर सोचो, अगर कोई भी रिवर कोस्ट में आता है, वो ऐसे ही मल्टीपल स्ट्रीम में बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और कई कई जगह में इसको बोलते हैं रिवर बाइफरकेशन। रिवर बाइफरकेशन। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब रिवर ऐसा आएगा ना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। इसे डिस्ट्रीब्यूटर देखो, यहाँ पे लिखा लिखा है when a river splits into multiple streams near the coast, these branches are called distributaries। sometimes इसे river bifurcation भी बोलते हैं। this phenomenon is common in the river delta। जहाँ पे रिवर डेल्टा होता है,
मतलब ये समंदर है और रिवर आता है, तो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म करता है। एग्जैक्टली डेल्टा क्या है? आ, आता हूँ थोड़ी देर बाद। देखो, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो, the west coast of India stretches from Gujarat to Kerala, passing through Maharashtra, Goa, and Karnataka. Most rivers here originate in the Western Ghat, flowing swiftly and form estuaries. देखो, इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट मीन्स इन द सेंस ये वाला कोस्ट, ये वाला कोस्ट है। ये वाला कोस्ट में जो सारा गुजरात हो गया, यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ तक गया है, ठीक है, ये केरला तक, ये वाला रीजन में जो सारा जो रिवर्स है, जो भी रिवर इधर फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है इस्तुरीज। अब इस्तुरीज क्या होता है? इस्तुरीज देखो क्या होता है इधर। इस्तुरीज is a particular enclosed coastal water body where fresh water from river and stream mixes with the salt water from the ocean। इस्तुरीज क्या होता है? जब कोई भी फ्रेश वाटर कोई भी सॉल्ट वाटर से जाकर मिलता है ना, तो वो क्या करता है? उसे बोलते हैं इस्टुरेट। वही अगर डेल्टा देखें, डेल्टा जैसे ही पानी इधर आएगा वो ऐसा डिवाइड हो जाएगा, समंदर में डिवाइड हो जाएगा, और सारा जो नदी जितना भी सेंटिमेंट लेकर आया होगा वो यहाँ पे डिपोजिट कर देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं डेल्टा और इसे बोलते हैं इस्टुरीज। ठीक है, और जो इस्टुरीज होता है वो ज्यादा वेस्टर्न घाट में कॉमन है, और वही अगर डेल्टा दिखा जाए वो ईस्टर्न घाट में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, द कोस्ट लाइन इज सेव्ड बाय alluvial डिपॉजिट। ये वाला इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल मिलता है? alluvial सॉइल। ठीक है, एंड द फीचर कोव्स, क्रीक एंड estuaries। कहीं कहीं पे यहाँ पे कोस्ट मिलता है। कोव्स क्या होता है? कोव इज a स्मॉल एरिया ऑफ द कोस्ट वेयर द लैंड कॉस राउंड सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड। ऐसा कुछ कोव्स होता है। ठीक है, ऐसा कॉव जैसा होता है जाके मतलब इजीली क्या हो नहीं हो सकता, यहाँ पे विंड फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्रीक, क्रीक इज ए नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट इज जनरली स्मॉलर देन रिवर। एक स्ट्रीम होता है पानी का, एक क्या होता है? झरना होता है, क्या बोल सकते हैं? स्ट्रीम बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है? रिवर से छोटा होता है। With the Narmada and Tapi estuary being the largest, हमारे देश में नर्मदा और तापी का जो estuaries होता है, मतलब ये जो तापी यहाँ पे estuaries क्रिएट किया होगा, यहाँ पे नर्मदा यहाँ पे estuaries क्रिएट होगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा है हमारे देश में estuaries। उसके बाद an aerial view of a part of the western coast, note how close hills of the western घाट are the Arabian Sea। कैसे वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी से लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्रीक से अजय सी। ठीक है, उसके बाद द वेस्ट कोस्ट हैज मेनी इंपोर्टेंट फोर्ट्स एंड सिटी, दीज हैव बीन सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलेनिया। बहुत हजार साल से यहाँ पे बहुत सारा क्या है? बहुत सारे सिटीज मिलता है, जैसे कि गोवा हो गया, जैसे कि सूरत हो गया, जैसे कि मुंबई हो गया। तो ये हमारे लिए, हमारा फाइनेंस के लिए, हमारा इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्प होता है। उसके बाद आएंगे ईस्टर्न कोस्ट। देखो, द ईस्टर्न कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। अगर ध्यान से ये वाला पिक्चर देखोगे तो यहाँ से ईस्टर्न घाट है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। इसके बीच वाला रीजन को ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला बीच वाला रीजन को ईस्टर्न कोस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, stretching from the Ganga Delta to Kanyakumari. It has wide plains and major river delta including Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, important water bodies like Chilika Lake, Pulicat Lake, जो कि एक लगून भी है। लगून क्या होता है? which is body of water separated from the large body of water by natural barrier are found here। अब देखो ध्यान से देखो कि क्या है कि यहाँ से महानदी डेल्टा से फॉर्म होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। और इसमें क्या होता है ना, ये वाला रीजन में बहुत सारा, ये जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, ये स्टोरीज नहीं फॉर्म करते। ये क्या फॉर्म करते हैं? डेल्टा फॉर्म करते हैं। जैसे ही यहाँ पे रिवर आएगा तो क्या होगा? वो ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसे डेल्टा भी बोलते हैं। और यहाँ पे जब गंगा ब्रह्मपुत्र आएगा ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे डेल्टा फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे लेक भी मिलता है, जैसे कि उड़ीसा में चिलिका लेक है, और एक लगून भी है। लगून जैसे कि पुलिकन लगून। लगून क्या होता है? चिलिका नॉर्मली क्या होता है? समुद्र से जुड़ा हुआ होता है और थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन समुद्र से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। लेकिन वही अगर लगून क्या होता है? लगून समुद्र से या फिर कोई भी वाटर बॉडी से सेपरेट होता है। मतलब ये एक
लेक होता है, लेकिन वो बड़ा वाटर बॉडी से बिल्कुल ही क्या होता है, अलग होता है। ठीक है। डेल्टास आर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। जैसे ही रिवर आएगा समुद्र में मिलने के लिए, ये रिवर का माउथ ऐसे बोलते हैं। रिवर जैसे ही समुद्र में इंटर करेगा, उससे पहले वाला जो रिवर का सिस्टम होता है उसे रिवर का माउथ बोलते हैं, और यहाँ पे फॉर्म होता है डेल्टा। ठीक है। When it deposits sediments into a larger body of water, such as the ocean, a lake, or another river, over time these sediments build up, forming a triangular of or fan-shaped area. ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जैसे ही महानदी आएगा, महानदी नहीं, गंगा आएगा, यहाँ पे इंडिया का नहीं, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करेगा, और एक ऐसा प्यान जैसा शेप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वो सेडिमेंट जॉइन डिपोजिट कर देगा, जो कि एक डेल्टा का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। The Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi rivers create fertile delta, making the land ideal for farming. और ये रीजन में जैसे कि महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, बहुत ज्यादा जो डेल्टा फॉर्म होता है ना, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, और फर्टाइल का मतलब ही क्या होता है, वहां पे फार्मिंग बहुत अच्छा होता है। Indian islands. The India refers to the group of islands scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. ठीक है। इंडिया के पास भी बहुत सारा आइलैंड है जो कि बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, जैसे कि इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी में, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। which form the part of India territory, और ये सारा इंडिया का ही पार्ट है। इंडिया has two major island groups, Lakshadweep in the Arabian Sea and the Bay Andaman Nicobar Island in the Bay of Bengal। अगर ध्यान से देखोगे, ये इंडिया का कोस्टल रीजन है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे है अंडमान निकोबार आइलैंड। ये बे ऑफ बंगाल में है अंडमान और निकोबार, और यहाँ पे अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। ठीक है। These island have unique wildlife। इनका जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ का जो फ्लोरा फौना है, बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा यूनिक होता है। ब्यूटीफुल बीचेस, यहाँ का जो बीच होता है बहुत ब्यूटीफुल होता है। कोरल रीफ्स यहाँ पे मिलता है, एंड वोल्केनोज भी यहाँ पे मिलता है। सर्वांट एंशिएंट ट्राइब मेड दिस आइलैंड देयर होम टू टेन टेन्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स ago। सर्वांट एंशिएंट ट्राइब, जो पहले के टाइम का जो ट्राइबल लोग थे, ये आइलैंड को अपना घर बना चुके हैं 1000 साल पहले। ठीक है। 10,000। उसके बाद देखो लक्षद्वीप आइलैंड। पहले एक आइलैंड को समझते हैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द आर्किपेलागो। ठीक है। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला। लक्षद्वीप क्या होता है, एक आर्किपेलागो होता है। आर्किपेलागो मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब कोई एक आइलैंड नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। ठीक है। देखोगे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत सारा यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड, इतना भी दिखाई भी नहीं दे रहा है इधर। ठीक है। ये सारा क्या होता है, ये आर्किपेलागो होते हैं, जो कि इंडिया का जो मालाबार कोस्ट है, जो केरला के पास है, तो वहां पे लाई करता है। ये मालाबार कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है, और ये नॉर्दर्न सर्कल है। ठीक है। तो यहाँ पे लाई करता है हमारा लक्षद्वीप। इट इज मेड ऑफ 36 आइलैंड, मेड ऑफ कोरल्स, और ये 36 आइलैंड और कोरल से बना है। कोरल मतलब ऐसे टाइप का जो पेड़ पौधे या फिर जो फ्लोरा फौना मिलता है समंदर में, इससे बना होता है। ठीक है। नॉट ऑल आइलैंड आर इनहाबिटेड बाय पीपल। ये आइलैंड में मतलब ये 36 आइलैंड में लोग नहीं रहते, कुछ में रहते हैं, बाकी खाली पड़ा है। India controls a vast marine area, allowing for fishing, resource exploration and environment protection। इंडिया बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, यहाँ पे लोगों को फिशिंग के लिए भी अलाउ है। यहाँ के लोग रिसोर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ओके। उसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड। The archipelago comprise more than 500 large and small volcanic islands divided into two distinct groups, the Andaman and the Nicobar Island। अंडमान और निकोबार आइलैंड भी क्या है, एक आर्किपेलागो है। और ध्यान से देखोगे तो ये वाला रीजन अंडमान है, और ये वाला रीजन निकोबार है, और यहाँ पे छोटे मोटे करके टोटल कुल 500 आइलैंड है। ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आइलैंड है, देयर लोकेशन इज देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।
देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का उनका लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो हमारे देश का आउटपोस्ट जैसा काम करता है, बाहर रहकर हम हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कीपिंग एन आई ऑन द इंडियन ओशन, तो बाहर रहकर हमारा जो देश का जो आर्मी है वहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे देश के ऊपर एक नजर रखते हैं। इट इज होम टू अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पे बहुत टाइप का फ्लोरा मिलता है, फोना मिलता है। द अंडमान आइलैंड आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आइलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड there under the most severe conditions in a prison complex called cellular jail। हमारे जो उस टाइम में जो फ्रीडम फाइटर थे, जो ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, वो वहां पे जेल में रखा गए थे उनको, ठीक है, जिसको सेल्युलर जेल भी बोला जाता है। इट हैज बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस द ट्रिमेंडस sacrifice that our forefather made so we could be free। ये एक इसीलिए भी रखा गया है हमारा, हमको याद दिलाने के लिए, जो हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, हमारे जो फ्रीडम फादर थे, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है हमको आजाद करने के लिए। वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन द हाई क्लास, इसके बारे में हम अच्छे से हाई क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ फोटो छोड़ दिया हूँ मैंने, देखो। कोरल रीफ्स इन द लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड में जो कोरल देख सकते हो, यहाँ पे अंडमान आइलैंड में कोरल रीफ्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए फ्लोटिंग डॉक्स a smaller port of the Indian Navy near the Andaman Island। अंडमान आइलैंड में मतलब एक फ्लोट हुआ होता हुआ एक क्या है, एक पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो an aerial view of the active volcano in Barren Island, the only one in India। इंडिया का जो इकलौता एक्टिव वोल्केनो है वो भी कहाँ पे मिलता है, अंडमान आइलैंड में मिलता है, ठीक है। उसके बाद Barren Island in the Andaman and Nicobar Island is the only active volcano in India। इन अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक आइलैंड का नाम है जिसका नाम है बारेन आइलैंड, वो उसमें दुनिया का या फिर इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। इट समटाइम्स इरप्ट सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू द स्काई, कभी कभी वो इरप्ट होता है, कभी कभी वो स्मोक और लावा आसमान में छोड़ता है, ठीक है। द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसे देखेंगे। आज वी ट्रैवल बैक टू द आइलैंड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालय बाय द बे ऑफ बंगाल, वी कम टू द सुंदरबन डेल्टा। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर ये वाला रीजन में ईस्टर्न घाट में, यहाँ पे ये वाला रीजन है, ये है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलते हुए वो फॉर्म करता है सुंदरबन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, ठीक है। We come to the Sundarban Delta. This is located in the delta of the Ganga Brahmaputra. You saw them earlier in this chapter, and the tributaries. This delta has a unique combination of river, sea and land। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसके साथ साथ इनका जो ट्रिब्यूटरी है, इनका जो शाखा नदी है, ये सारा मिलाकर यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करते हैं। और ध्यान से देखो कि ये लैंड भी है, यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे नदी भी है, ठीक है। तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अबाउट हाफ ऑफ इट्स लोकेटेड इन इंडिया, इसका जो 50% है वो इंडिया में लोकेटेड है, एंड द रेस्ट इज इन द बांग्लादेश, बाकी आधा वो बांग्लादेश में लाई करता है। दिस इज ऑलमोस्ट यूनेस्को, दिस इज ऑल्सो ए यूनेस्को हेरिटेज साइट, और यूनेस्को का हेरिटेज साइट में भी है। द सुंदरबन आर होम टू मेनी स्पेसीज, यहाँ पे बहुत सारा स्पेसीज रहते हैं, इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो फिगर 1.41 लेफ्ट टू राइट टॉप बॉटम, सेवन सिस्टर वाटरफॉल इन मेघालय। मेघालय में यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। Jasotsuk Maising festival is celebrated by the Khasi people as a form of gratitude towards nature। नेचर को एक ग्रेटिट्यूड देने के लिए, नेचर को थैंक यू बोलने के लिए यहाँ के जो मेघालय के लोग हैं, वो एक क्या करते हैं, एक फेस्टिवल बनाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है सतसुक मैसिम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी मेघालय का एक पार्ट है चेरापूंजी में, इसका नाम है नोनग्रीटा विलेज। नोनग्रीटा विलेज में यहाँ पे लोग लिविंग रूट में क्या बनाए हैं, ब्रिज बनाए, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद द हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अब देखेंगे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है, वहां पे जो सारा हिल्स है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर ध्यान से देख पा रहे हो, ये वाला रीजन है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे गैरो हिल है, खासी हिल है, जैंतिया हिल है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है।
Stay on the map as we move towards the hill of the northeast. Our final destination for now. Can you see the Garo, Khasi, and the Jaintia marked on the map? These hills, part of the Meghalaya plateau, are known for their lost greenery. ये मेघालय प्लेटू का मेघालय में भी प्लेटू एरिया है और वहाँ का क्या है किस लिए जाना जाता है इसका लॉस ग्रीनरी मतलब ये वाला बहुत ज्यादा हरा भरा ये जंगल है यहाँ पे हेवी रेनफॉल यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी होता है एंड ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल यहाँ का जो वाटरफॉल है वो भी बहुत बड़ा बड़ा होता है दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल इसी एरिया में होता है मेकिंग इट रीच इन द फॉरेस्ट क्योंकि हमको भी पता है जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन भी होगा वहां पे अच्छे अच्छा खासा फॉरेस्ट भी बनने का यूनिक वाइल्ड लाइफ और यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा यूनिक है एंड फर्टाइल लैंड और यहाँ का क्योंकि रेन होता है तो यहाँ का जो लैंड होता है वो भी बहुत ज्यादा क्या होता है फर्टाइल होता है यहाँ पे देखो Molilong village situated in the East Khasi Hill of the मेघालय मेघालय का जो मेघालय का जो खासी हिल है उसका जो ईस्ट में एक विलेज है जिसका नाम है मॉलीलोंग ठीक है इस रिनाउंड एज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया इसको क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया का क्या मिला है किताब मिला है दिस पिक्चर्स टू विलेज इज फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन क्लीनलीनेस इस ये विलेज क्यों अपने जाना जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लीन है इसका बैम्बो डस्टबिन के लिए भी जाना जाता है एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस और वो जो प्रैक्टिस भी करते हैं वो सारा इको फ्रेंडली रहता है ज्यादा प्लास्टिक का यूज नहीं करते आज यू कैन सी यहाँ पे देखो लिविंग रूट ब्रिज यहाँ पे देखो बैम्बो डस्टबिन और ये विलेज कितना ज्यादा क्लीन है ठीक है द विलेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेस as I saw you there here which are created by waving tree root over the course of many years बहुत इसको अच्छे से वेव करके बुन के यहाँ का जो लोकल लोग है इसको बनाते हैं और ये ब्रिज पूरा तैयार होने में बहुत साल लग जाता है लिविंग रूट ब्रिजेस शोकेस द क्राफ्ट्समैन ऑफ द ट्राइब ऑफ द नॉर्थ ईस्ट लोगों का जो क्राफ्ट्समैनशिप को भी ये बहुत ज्यादा दर्शाता है थैंक यू इस चैप्टर का जो सारा नोट्स है इस चैप्टर का सारा जो क्वेश्चन आंसर है ये चैप्टर का सारा जो पीडीएफ है ये वाला मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा तुम वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा